हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व पेपर पढ़ेंगे जो यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षण पात्रता परीक्षा पेपर 2 का है, जो क्लास 6 से 8 क्लास का होता है। पेपर 2 इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सारा प्रश्न उत्तर हम पढ़ेंगे, जो 8 जनवरी 2020 का है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। यहाँ देखोगे नहीं है, नेगेटिव वर्ड दे दिया है। जो नहीं है तो वह है अभ्यास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत नहीं है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है वह पुनर्बलन का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत और सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। समझ में आया? अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? तो B.F. स्किनर हैं। यह स्वयं अनुदेशन की वह तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह स्वतंत्र रूप से इस पर सक्रिय अनुक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पुनर्बलन मिलता है। इस प्रकार वह स्वयं अनुक्रिया करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत हुआ पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देखोगे निगेटिव वर्ड दे दिया है, नहीं है। ठीक है। तो वह है क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। कौन सा नहीं है? तो क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। तो कौन सा है? उद्दीपक है, अभिप्रेरक है, अंतर्नोद है। ठीक है। तो थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत व्यवहार को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? तो उसमें ऐसे प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया करता है जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया सीख लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो इसका सही जवाब होगा संकेत अधिगम। कौन सा? तो संकेत अधिगम। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट एस गेने ने अधिगम की एक विशेष प्रकार की पदानुक्रम व्यवस्था की है। ठीक है। इसमें समस्या समाधान अधिगम को सर्वाधिक उच्च स्थान दिया गया है, जबकि संकेत अधिगम को सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा गया है। गेने की संकेत अधिगम परिस्थिति पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो वह है उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। किसका? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बालक शाब्दिक सहचर्य के माध्यम से सीखता है और इसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह है पुनर्बलन नहीं है। ठीक है। पुनर्बलन नहीं है। तो कौन सा है? माध्यम है, प्रतिपुष्टि है, अंतःक्रिया है। तो पुनर्बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। शिक्षण साधन संप्रेषण प्रक्रिया में विभिन्न तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें माध्यम, प्रतिपुष्टि एवं अंतःक्रिया करते हुए अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ उचित संप्रेषण तथा कक्षा कक्ष में अच्छी तरह अंतःक्रिया करते हुए निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण उपलब्धि में भली भांति सहायता करता है। आगे क्वेश्चन प्रश्न है, मंदितमना बालकों की शिक्षा हेतु
कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो वह है ए व्यक्तिक अनुदेशन। ठीक है, व्यक्तिक अनुदेशन। मंदित मना यानी ऐसे बालक जिसका दिमाग कमज़ोर है, मतलब जो जल्दी समझ नहीं पाता है, तो वैसे बालकों को कहेंगे मंदित मना। तो इसमें क्या करेंगे कि ऐसे शिक्षा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से मैंने अलग सेपरेट इसको शिक्षा देंगे, क्योंकि इसका दिमाग कमज़ोर है। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु व्यक्तिगत अनुदेशन महत्वपूर्ण उपागम है। ठीक है, तो व्यक्तिगत अनुदेशन से मंद बुद्धि बालक को कहेंगे मंदित मना। तो मंदित मना की शिक्षा की असफलता का पता लगाकर शिक्षक को उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम तय कर बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखोगे नेगेटिव वर्ड है, सत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? वो ऑप्शन सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जो सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सत्य है? तो सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो सत्य है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मूलन प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विकास होते रहता है, जो गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, इसलिए विकास मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? वह अभिक्षमता। क्या कहेंगे? अभिक्षमता। किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशेष योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता अभिक्षमता, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एप्टीट्यूड। अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड। अभिक्षमता शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन बढ़ा हुआ ज्ञान स्तर, समझ, सीखा हुआ कौशल या अभिवृत्ति अभिक्षमता के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो सही जवाब होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका सही जवाब होगा। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखोगे नेगेटिव वर्ड दे दिया, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वह फ्रायड नहीं है। तो कौन सा है? आइजैक है, कैटल है, आलपोर्ट है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। व्यक्तित्व की विशिष्टता को ही व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत कहा जाता है। इसमें संबंधित मनोवैज्ञानिक गार्डनर आलपोर्ट, रेमंड कैटल और आइजैक है। अगला प्रश्न, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्भवन। क्या कहते हैं? उद्भवन। तो सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन कहते हैं। उद्भवन के इंग्लिश में इंक्यूबेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन। अगला प्रश्न, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो ये तो सभी को मालूम होगा, उसे कहते हैं ध्वनि ग्राम। क्या कहते हैं? ध्वनि ग्राम। तो बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि ग्राम है।
बालक जन्म से रोने लगता है, जिससे वह ध्वनि या आवाज़ें निकालने लगता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित एवं नैसर्गिक होती है तथा इन्हें सीखा नहीं जाता है। इन क्रिया के बाद बालक बड़बड़ाने के माध्यम से स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास करने लगता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित करने वाला प्रश्न, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। सृजनात्मक कुछ नया करने, आविष्कृत करने, समस्या का समाधान नए तरीके से करने तथा पुनर्सृजित करने की योग्यता है, जो नए परिवर्तनों को जन्म देता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण है, तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो वह है प्रभावशाली शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण है वह है प्रभावशाली शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1963 में किया गया था। ठीक है, इस प्रक्रिया में कक्षा का आकार, समय, कार्य और सामग्री को इष्टतम प्रशिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए छोटा किया गया है। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वह है 36 मिनट। ठीक है, तो 36 मिनट सूक्ष्म शिक्षण के लिए समय दिया जाता है और सूक्ष्म शिक्षण है प्रभावशाली शिक्षण। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, इसे सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें हल जो हल है वह प्रणोद आकलन का सिद्धांत, हल प्रणोद आकलन का सिद्धांत। मैकडूगल का संबंध मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से है मैकडूगल का संबंध। और फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत से है, तो फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत से है। और मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत से है। ठीक है, तो आवश्यकता सिद्धांत से है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हल का संबंध प्रणोद आकलन का सिद्धांत से है, मैकडूगल का संबंध मूल प्रवृत्ति सिद्धांत से है, फ्रॉयड का संबंध मनोविश्लेषण सिद्धांत से है और मैस्लो का संबंध आवश्यकता सिद्धांत से है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो कौन सा सही है? वह है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। ठीक है, तो सृजनात्मकता के क्रमानुसार प्रवाह, विविधता, मौलिकता एवं विस्तारण तत्वों का प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य अथवा अन्य किसी विषय से संबंधित कुछ नया करने, आविष्कृत करने, समस्या का समाधान करने एवं पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है, जो नए परिवर्तनों को जन्म देती है। अगला प्रश्न, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? तो वह है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। कौन सा नाम दिया गया है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को सिगमंड फ्रायड द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। फ्रायड ने पुत्र की माता के प्रति काम वासना की ग्रंथि को ओडिपस कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम
थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। यहाँ पर देखोगे निगेटिव वर्ड दे दिया है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। तो कौन सा नियम है? वह है सादृश्यता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और बहु प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं जिनका प्रयोग कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित बनाया जाता है। उन्होंने 3 मुख्य नियम एवं 5 गौण नियमों का उल्लेख किया है। नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। 3 नियम है, ठीक है। और गौण नियम है मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम एवं संबंधित परिवर्तन का नियम। अगला प्रश्न, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो किसका है? तो वह है उदर्भ अंतरण। कौन सा अंतरण है? उदर्भ अंतरण। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना उदर्भ अंतरण सीखने का स्थानांतरण अथवा पूर्व अनुभवों का प्रयोग नए अधिगम में प्रयोग को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा उदर्भ अंतरण। अगला प्रश्न, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। तो कौन सा है? वह है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। तो भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अक्षमता को डिस्फेसिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र अपने विचारों को व्यक्त करने एवं मौखिक रूप से सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त पढ़ने लिखने की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने लिखने की अक्षमता को क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। तथा गणन संबंधी विकार को कहेंगे डिसकैलकुलिया। गणन करना या कैलकुलेट करना, जोड़ घटाव करना, इसमें विकार आता है उसे कहेंगे डिसकैलकुलिया। तथा लेखन संबंधी विकार को क्या कहेंगे? बताओ। लेखन संबंधी विकार को कहेंगे डिसग्राफिया। क्या कहेंगे? डिसग्राफिया। समझ में आया? तो डिस्फेसिया किसे कहेंगे? संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्फेसिया कहलाएगा, ठीक है। और डिसलेक्सिया किसे कहेंगे? तो डिसलेक्सिया कहेंगे पढ़ने लिखने की अक्षमता को डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया किसे कहेंगे? तो डिसकैलकुलिया कहेंगे गणना संबंधी विकार को कहेंगे डिसकैलकुलिया। और डिसग्राफिया किसे कहेंगे? तो डिसग्राफिया कहेंगे लेखन संबंधी विकास में जो विकार आ जाता है उसे कहेंगे डिसग्राफिया। अगला प्रश्न अब आते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? यहाँ पर देखोगे निगेटिव वर्ड दे दिया है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वह है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि नहीं है। इन्हें लेक्चर देना ये शिक्षण विधि का प्रजातांत्रिक विधि नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, सहभागी विधि प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि है, जबकि व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, ठीक है। व्याख्यान विधि है तो शिक्षक केंद्रित है, प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। अगला प्रश्न अब आते हैं। प्रश्न है, शिक्षक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखोगे निगेटिव वर्ड दे दिया, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वह ज्ञान नहीं है, ठीक है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, यह ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, भावात्मक नहीं है। ज्ञान है से ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? यहाँ पर देखोगे निगेटिव दे दिया, कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसमें
ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा का स्तर। अभिप्रेरणा का स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें 3 स्तर आते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर। कौन कौन सा स्तर? ठीक है, तो परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर और स्मृति स्तर, 3 स्तर आता है। 24वां प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही भराएगा? वह है अनुक्रिया। कौन सा? अनुक्रिया। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है? वह है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। समस्या समाधान विधि का प्रयोग किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो वह है सूझ। सूझ समस्या समाधान में बाधक नहीं है बल्कि सहायक है। ठीक है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि समस्या समाधान में बाधक नहीं है। अधिगम के सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह है कोहलर, कोफका एवं वर्थीमर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक समवेग है? ठीक है, तो कौन सा है? तो वह है आमोद। कौन सा है? आमोद। आमोद संवेग के अंतर्गत आता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सुख, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, आमोद, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है। ठीक है, उर्वर्त के अनुसार क्या बोला संवेग के बारे में? कि व्यक्ति की उत्तेजना दशा है। संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजना दशा है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो कौन है? वह है फ्लैंडर। ठीक है, फ्लैंडर संबंधित है किससे? FIACS से। यानी होगा फ्लैंडर, F से फ्लैंडर, I से इंटरैक्शन, S ठीक है, तो इसमें इसी प्रकार है फ्लैंडर इंटरैक्शन विश्लेषण श्रेणी प्रणाली से संबंधित है फ्लैंडर। कौन है? फ्लैंडर। अगला प्रश्न, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? यहाँ पर देखोगे निगेटिव वर्ड दे दिया, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो वह ऑप्शन सी, हाँ अथवा न उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना ये प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन रहेगा, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ज़्यादा सोच नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सही नहीं है। प्रश्न कौशल में प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना एवं प्रश्नों को प्रोत्साहित देना आदि सम्मिलित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? तो कौन सा है? वह है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। प्रक्षेपण विधियों में आशय इसका है कि मन में दबे संवेगों, भावनाओं आदि को व्यवहार के माध्यम से बाहर निकालना है। अतः प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से मानव के छिपे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है तथा उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से
ये प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। यूपी टेट पेपर 2 जो कक्षा 6 to 8 का था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 30 प्रश्न हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।